हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। आज हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे फरवरी 2026 में पूछे हुए। पहला क्वेश्चन है, एट द एलिमेंट्री लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स वुड बी मोस्ट सुइटेबल फॉर डिस्कशन एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग इन द ईवीएस क्लास। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शंस हैं, यूजेस ऑफ वाटर एंड कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी, पानी के प्रयोग और घनत्व की अवधारणा। ऑप्शन नंबर 2, यूजेस ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, पानी के प्रयोग और घुलनशील वस्तुएं। ऑप्शन नंबर 3, डांडी मार्च एंड कंसेप्ट ऑफ इवेपोरेशन, डांडी यात्रा और वाष्पीकरण की अवधारणा। ऑप्शन नंबर 4, एवरीवन डज नॉट गेट द फैसिलिटी ऑफ वाटर इक्वली, पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण है, यह विषय बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभवों और उनके परिवेश से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर बच्चे अपने घर या आस पड़ोस में पानी की उपलब्धता और से जुड़ी समस्याओं पर आसानी से चर्चा कर सकते हैं। यह विषय प्राथमिक स्तर के छात्रों में सामाजिक असमानता, संसाधनों के वितरण और जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करता है, जो सीटेट के ईवीएस पेडागोजी का मेन उद्देश्य है। घनत्व, डेंसिटी जैसी अमूर्त वैज्ञानिक अवधारणाएं प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कठिन होंगी, इसलिए विकल्प 1 और 2 दोनों गलत हैं। डांडी यात्रा एक ऐतिहासिक घटना है और वाष्पीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों के स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव साझा करने का क्षेत्र सीमित होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज should include the local context of the children in conducting her class activities. Which of the following should a teacher pay attention to in order to incorporate the local context? पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भों को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। ऑप्शंस हैं, द सिलेक्शन ऑफ लोकल कंटेक्स्ट शुड बी इन द लाइन विद द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, स्थानीय संदर्भ का चयन विद्यालय के अनुशासन के अनुरूप हो। द सिलेक्शन ऑफ द लोकल कंटेक्स्ट शुड बी पेडालॉजिकली इमेजिनेटिव एंड एथिकली करेक्ट, स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो। सिलेक्शन ऑफ लोकल कंटेक्स्ट शुड बी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, स्थानीय संदर्भ का चयन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, लोकल कॉन्टेक्स्ट शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द टीचर, स्थानीय संदर्भ का चयन एक शिक्षक की सुविधा अनुसार हो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो। इसका मतलब है कि शिक्षक को ऐसे स्थानीय उदाहरणों और अनुभवों को चुनना चाहिए जो बच्चों में उत्सुकता जगाए, उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ावा दे और अवधारणाओं को व्यवहारिक रूप से समझने में मदद करें। स्थानीय संदर्भ का चयन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह समाज के सभी वर्गों के प्रति संवेदनशील हो, किसी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो और पर्यावरण संरक्षण के मूल्य को बढ़ावा दे। अन्य विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि शिक्षण को केवल विद्यालय के अनुशासन, पाठ्यपुस्तक की सीमा या शिक्षक की अपनी सुविधा तक सीमित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इससे बच्चों का वास्तविक और व्यापक अधिगम प्रभावित होता है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एनवायरमेंटल स्टडीज टीचर ऑफ क्लास 4 मेड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास टू डू द टास्क ऑफ मेकिंग लेटर बॉक्सेस ऑन द थीम ट्रैवल। ड्यूरिंग द वर्क ऑफ मेकिंग द मॉडल ऑफ द लेटर बॉक्स, द टीचर ऑल्सो असेस देयर वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टूल्स वुड द टीचर हैव यूज्ड टू असेस चिल्ड्रंस एक्टिविटी। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों के विभिन्न समूहों से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के लिए काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। शिक्षक ने बच्चों के इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किस और किन आकलन के उपकरण या उपकरणों का उपयोग किया होगा। ऑप्शन है, पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर 2, चेकलिस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट। ऑप्शन नंबर 4, अचीवमेंट टेस्ट एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ऑप्शन नंबर 4, वर्कशीट।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पोर्टफोलियो। जब प्राथमिक स्तर के बच्चे समूहों में यात्रा, थीम पर लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने जैसा व्यवहारिक कार्य करेंगे तो उनके काम के विभिन्न चरणों का व्यवस्थित आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो सबसे उपयुक्त उपकरण है। पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूनों, उनके सीखने की प्रगति और गतिविधियों के दौरान उनके प्रदर्शन का एक क्रमिक संग्रह होता है जो समय के साथ उनके विकास को दर्शाता है। बाकी ऑप्शन इसलिए गलत हैं क्योंकि ये मुख्य रूप से किसी पाठ या सत्र के अंत में केवल संज्ञानात्मक ज्ञान को मापने के लिए होता है, न कि किसी रचनात्मक गतिविधि के दौरान की प्रक्रिया को। यह लिखने और अभ्यास करने का साधन है जिसका उपयोग व्यवहारिक मॉडल बनाने की गतिविधि के दौरान बच्चों के प्रत्यक्ष कौशल और समूह सहभागिता के आकलन के लिए नहीं किया जा सकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी लेसन्स इन द NCERT EVS टेक्स्ट बुक्स आर बेस्ड ऑन रियल पीपल and their real experiences. Why would the textbook development committee have included real people and their real experiences? NCERT के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित है। पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव क्यों शामिल किया हो? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 चिल्ड्रन इजीली रिलेट टू रियल पीपल। बच्चे वास्तविक लोग से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ड्यूरिंग EVS आइडियाज़ कैन बी डिस्कस विद द चिल्ड्रन बाय इंक्लूडिंग देयर एक्सपीरियंसेस। पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभव को शामिल करके उनके विचारों पर भी चर्चा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर C इट हेल्प्स इन रीइंफोर्सिंग द आइडिया दैट एनवायरमेंटल स्टडीज़ कैन बी डन ओनली इन क्लासरूम एंड थ्रू टेक्स्ट बुक। यह विचार सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षाओं में एवं पाठ्यपुस्तकों से ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंसेस इंस्पायर चिल्ड्रन। वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव बच्चों को प्रेरित करते हैं। और इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा गलत है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 A, B और D। ए इसलिए ठीक है क्योंकि जब बच्चे अपने वास्तविक लोगों या वास्तविक जीवन की कहानियों के बारे में पढ़ते हैं तो वो उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। और ऑप्शन नंबर बी इसलिए ठीक है क्योंकि वास्तविक अनुभव बच्चों को अपनी बात रखने और स्वयं के अनुभव को साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसलिए ठीक है क्योंकि वास्तविक जीवन के नायक और उनकी संघर्ष गाथाएं बच्चों में प्रेरणा और संवेदनशीलता जगाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत है क्योंकि NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और NCERT का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है, ना कि उसे केवल कक्षा और किताबों तक सीमित रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ कर्नाटका आर। कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरला। ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 4 केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य। कर्नाटक भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है और इसकी सीमाएं कुल 6 राज्यों से मिलती हैं। गोवा उत्तर पश्चिम में, महाराष्ट्र उत्तर में, तेलंगाना उत्तर पूर्व में, आंध्र प्रदेश पूर्व में, तमिलनाडु दक्षिण पूर्व में, केरल दक्षिण में। अन्य इसलिए गलत हैं गुजरात, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ कर्नाटक की सीमा को नहीं छूते। The next question. There are many poems related to the environment in the textbook of environmental studies. The teacher should also ask the children to create poems. Which one of the following process skill is mainly developed by writing poem? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। शिक्षक को बच्चों से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए। निम्नलिखित में से कविताएं लिखने से मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? ऑप्शंस हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन, रचनात्मक अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर 2 मोटर स्किल्स। ऑप्शन नंबर 3 लर्निंग स्किल्स। ऑप्शन नंबर 4 कन्वर्जेंट स्किल। करेक्ट आंसर है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, रचनात्मक अभिव्यक्ति। जब बच्चों को खुद से कविताएं बनाने के लिए कहा जाता है तो वे अपने विचार, कल्पनाओं और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से शब्दों में पिरोते हैं। यह उनकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देता है। कविता लेखन से बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति और शब्दावली का भी अनूठा विकास होता है।
बाकी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि कविता लिखना मुख्य रूप से एक मानसिक और कलात्मक प्रक्रिया है, इसलिए यह पेशीय कौशल यानी कि मोटर स्किल्स या केवल तथ्यात्मक अधिगम कौशल तक सीमित नहीं है, यानी कि लर्निंग स्किल पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय इज अ टीचर ऑफ environmental स्टडीज एंड ही wants टू कंडक्ट अ रोल प्ले एक्टिविटी इन his क्लास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक would be most appropriate for a role play for the children? अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि कराना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा या उपयुक्त होगा? ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, विभिन्न पदार्थों की घुलनशीलता का प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर 2 इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जल वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर 3 बीजों का अनुकरण, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ऑप्शन नंबर 4 ए फैमिली दैट गेट्स ओनली 2 बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर टैंकर एवरी डे, एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ए फैमिली दैट गेट्स ओनली 2 बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए वाटर टैंकर एवरी डे। रोल प्ले या भूमिका निर्वहन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में सामाजिक संवेदनशीलता, सहानुभूति और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता विकसित करना है। पानी की कमी से जूझ रहे परिवार का अभिनय करके बच्चे वास्तविक जीवन के संघर्षों, जल संकट की गंभीरता और सामाजिक समस्याओं को गहराई से महसूस करते हैं। बाकी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि विभिन्न पदार्थों की घुलनशीलता, जल वाष्पीकरण और बीजों का अंकुरण प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। इन्हें रोल प्ले के बजाय प्रत्यक्ष प्रयोगों, अवलोकन और प्रदर्शन के माध्यम से सबसे अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द मैप ऑफ अ बिग सिटी फॉलोइंग स्केल इज मैंशनड। स्केल that is 1 centimeter is equal to 845 meter. If on this map the major distance between two important locations of the city is 13.7 centimeter, the actual distance between the two locations is approximately. किसी बड़े शहर के मानचित्र पर नीचे दिया गया पैमाना दर्शाया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 845 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की मापी गई दूरी 13.7 है तो इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? ऑप्शन है 12.90 किलोमीटर, ऑप्शन 2 11.57 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 11.02 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 12.50 किलोमीटर। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया पैमाना यानी कि स्केल 1 इज इक्वल टू 845 मीटर्स। मानचित्र पर जो देख दूरी मापी गई है वो दी गई है 13.7 सेंटीमीटर। वास्तविक दूरी हमें मीटर में निकालनी, तो 13.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 845 मीटर्स। जब हम सेंटीमीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ 11,576.5 इन मीटर्स। वास्तविक दूरी मीटर में। ऑप्शन हमें किलोमीटर्स में दिए हैं तो अब इस मीटर को हम किलोमीटर बदलेंगे। 1 किलोमीटर होता है आपका 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो हम 11,576.5 को 1000 से भाग कर देंगे, आंसर आएगा 11.57 11.57 किलोमीटर के बराबर, 11.57 किलोमीटर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन इन द कर्नाटका। निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? ऑप्शन हैं इलीगे, ऑप्शन नंबर 2 कुरीगे, ऑप्शन नंबर 3 नाइफ, ऑप्शन नंबर 4 खूंटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इलीगे। ये एक दराती जैसा धारदार औजार होता है
जिसका उपयोग कर्नाटक में प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करते समय उंगलियों को बचाने के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। कुरीगे, इसका उपयोग खेत में बीज बोने के लिए किया जाता है, हल की तरह। और खूंटी, ये लोहे की छड़ होती है जिसका उपयोग मिट्टी को खोदकर नरम या ढीला करने के लिए किया जाता है। और चाकू तो आपको बताइए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। द लोकेशंस ऑफ पंजाब एंड केरला रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू बिहार आर। बिहार के सापेक्ष में पंजाब और केरल की स्थितियां क्रमशः क्या हैं? ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 2 नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 ड्यू नॉर्थ साउथ ईस्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। पंजाब की स्थिति बिहार से ऊपर और बाईं ओर की तरफ है, यानी उत्तर पश्चिम की तरफ। और बिहार से केरल जो है बिहार से नीचे और बाईं ओर की तरफ है, यानी कि दक्षिण पश्चिम की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? अब इसमें हमें बताना है कौन से 3 ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, द सिलेबस of environmental studies is title based, in which the arrangement of titles is in a spiral and sequential manner। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल व क्रमिक तरीके से। ऑप्शन नंबर बी, द करिकुलम ऑफ environmental studies is theme based, in which the arrangement of theme and sub themes is in a spiral and sequential manner। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या प्रकरण आधारित है जिसमें प्रकरण और उप प्रकरण की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। ऑप्शन नंबर 3, द करिकुलम ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज़ इज इंटीग्रेटेड। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या एकीकृत है। ऑप्शन नंबर 4 है, ईच लेसन ऑफ द सिलेबस डज नॉट स्टार्ट विद द मेन कॉन्सेप्ट बट स्टार्ट विद द मेन क्वेश्चन। पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ मुख्य अवधारणा से शुरू न होकर मुख्य प्रश्नों से शुरू होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी, सी एंड डी। ये इसलिए ठीक है क्योंकि एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिलेबस को 6 मुख्य थीम जैसे कि परिवार मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं में विभाजित किया गया है। ये थीम सर्पिल है, यानी कि स्पायरल है और क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है ताकि बच्चे का ज्ञान धीरे धीरे गहरा हो। ऑप्शन नंबर सी इसलिए ठीक है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को अलग अलग विषयों के बजाय एक एकीकृत रूप में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए ठीक है क्योंकि पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ मुख्य अवधारणा शुरू न होकर मुख्य प्रश्न शुरू होते हैं। ये दृष्टिकोण बच्चों में जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अपनाया जाता है ताकि पाठ की शुरुआत परिभाषाओं के बजाय विचारोत्तेजक प्रश्नों से हो। और ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ही पाठ्यचर्या विषय वस्तु या विशिष्ट शीर्षकों पर आधारित न होकर थीम पर बेस्ड होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी। इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। स्टेटमेंट और रीज़न ही होगा एक तरीके से, दोनों स्टेटमेंट्स हैं, रीज़न नहीं है। स्टेटमेंट 1 है, स्लोथ स्पेंड्स ऑलमोस्ट 20 आवर्स अ डे स्लीपिंग। और इसका दूसरा स्टेटमेंट है, स्लोथ लिव्स फॉर अबाउट 20 ईयर्स and in that time they move around only 5 trees। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के अनुसार स्लोथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है, ना कि 20 घंटे। और बी इसलिए गलत है क्योंकि स्लोथ का कुल जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है और अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। और क्वेश्चन में 5 पेड़ बताए गए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ए ट्री ऑफ डेजर्ट एरियाज, आई ग्रो विदाउट मच वाटर, माई वुड इज़ नॉट अफेक्टेड बाई इंसेक्ट्स एंड बार्क इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, गेस हु एम आई, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। एक पहेली बूझो टाइप का सवाल है कि मैं रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाला एक पेड़ हूँ, मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है और मेरे छाल से दवाई बनाई जाती है, बताओ कि मैं कौन हूँ। निम्नलिखित में सही उत्तर दो। ऑप्शंस हैं डेजर्ट ओक, खेजड़ी ट्री, डेट पाम और अकेकिया।
या अकेसिया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खेजड़ी ट्री। खेजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, विशेष रूप से जोधपुर के खेजड़ली गांव। इसे बढ़ने के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत भी नहीं होती। इस पेड़ की लकड़ी इतनी मजबूत और औषधीय होती है कि इसका कीड़ा भी नहीं लगता इसमें। इसकी छाल का प्रयोग पारंपरिक रूप से दवाई बनाने के लिए किया जाता है। इसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है और इसकी पत्तियां वहाँ के जानवर खाते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम एन इंडियन बर्ड हु ले एग्स इन बिटवीन द स्टोन्स। माई नेस्ट इज मेड ऑफ सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल्स, हेयर्स एंड कॉटन वूल्स। हु एम आई? मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडा देती हूँ। मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल तथा रुई आदि से बना होता है। बताओ कि मैं कौन हूँ? ऑप्शंस है कौवा, कठफड़वा, वुडपेकर, कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन और इंडियन पीफलो, भारतीय मोर। करेक्ट ऑप्शन है कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन। एनसीईआरटी की कक्षा 4 चू चू करती आई चिड़िया के अनुसार इंडियन रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में देती है। इसके घोंसले की बनावट बहुत नाजुक और आरामदायक होती है। इसे बनाने के लिए पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़, ऊन, बाल और रुई का इस्तेमाल ये करते हैं। अन्य पक्षी इसलिए गलत है क्योंकि कौवा ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं पर घोंसला बनाता है, और कठफड़वा ये पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाता है। एज पर the EVS curriculum, which one of the following topic related to family and friends should be most suitable for class 3 children? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण पर्यावरण एवं मित्र से संबंधित कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए? ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 फैमिली ट्री, परिवार वृक्ष। ऑप्शन नंबर 2 कॉज ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ द फैमिली, परिवार के बदलते स्वरूप के कारण। ऑप्शन नंबर 3 चेंजेस इन द फैमिली, परिवार में बदलाव। ऑप्शन नंबर 4 सोसाइटी एज फैमिली, समाज एक परिवार के रूप में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फैमिली ट्री, परिवार वृक्ष या पारिवारिक वृक्ष। कक्षा 3 के छात्र बहुत छोटे होते हैं, उनके लिए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि अमूर्त अवधारणाओं को समझना मुश्किल होगा। फैमिली ट्री एक बहुत ही सरल और प्रत्यक्ष माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे अपने दादा दादी, माता पिता और भाई बहनों के आपसी रिश्तों को आसानी से समझ सकते हैं। यह उनके स्वयं के तात्कालिक परिवार से सीधा जुड़ा होता है। बाकी ऑप्शन इसलिए गलत हैं, परिवार के बदलते स्वरूप के कारण या समाज के रूप में परिवार जैसी अवधारणाएं सामाजिक, आर्थिक और अत्यधिक अमूर्त विषय है जो उच्च प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड द कैपिटल ऑफ बिहार इज 792 किलोमीटर। इफ एन एक्सप्रेस बस covers this distance in 11 hours. The average speed of the bus in meter per second is। भारत की राजधानी नई दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना के बीच की दूरी 792 किलोमीटर है। यदि कोई एक्सप्रेस बस इस दूरी को 11 घंटे में तय करती है तो उस बस की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 792 किलोमीटर्स का, टाइम दिया हुआ है हमें 11 घंटों का। तो हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसके हिसाब से डिस्टेंस है 792 और टाइम है 11 घंटे। आंसर निकलेगा 72 इन किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, जैसे कि हमने आपको कल बताया था। हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 72 इंटू 5/18 इज इक्वल टू, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4/5 और मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। The next question. Which of the following should not be the appropriate pedagogy to learn theme food of EVS?
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होगा? ऑप्शंस हैं, द टीचर शुड ट्राई टू मेक द चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज़। शिक्षक ये कोशिश करे कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं। ऑप्शन नंबर 2, स्टिमुलेट चिल्ड्रंस इमेजिनेशन टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें ज्ञान की रचना के मौके मिले। ऑप्शन नंबर 3, मोटिवेटिंग द चिल्ड्रन टू ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर 4, द आस्क द चिल्ड्रन टू ड्रॉ देयर ओन पिक्चर एंड ड्रॉ इन देयर माइंड वेयर द फूड गोज फ्रॉम देयर माउथ इन द पिक्चर। बच्चों से अपना चित्र बनाने को कहें और चित्र में उनके मुंह से खाना कहाँ जाता है अपने मन से बनाने को कहना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोटिवेटिंग द चिल्ड्रन टू ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। प्राथमिक कक्षाओं में आंतरिक अंगों या पाचन तंत्र के जटिल और तकनीकी नामांकित आरेख बनवाना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के अनुकूल नहीं माना जाता है और ये रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। बाकी विकल्प इसलिए सही हैं क्योंकि बच्चों को अपने अनुभव साझा करने, उनकी कल्पना शक्ति को उभारने और उनके सहज ज्ञान की अभिव्यक्ति, जैसे कि एनसीईआरटी की कक्षा 5 में गतिविधि है सोचो भोजन मुंह के बाद कहाँ जाता होगा, उसका चित्र बनाओ, को बढ़ावा देते हैं। इसमें मैं बताना था कि कौन सा आंसर गलत है, शुड नॉट बी अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। लैंग्वेज और स्टेट का हमें पेयर मैच करना है। तो लैंग्वेज में है मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, कुड़ुक। और स्टेट्स हैं गोवा, केरला, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। करेक्ट आंसर है मलयालम केरला, कोंकणी गोवा, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, कन्नड़ कर्नाटका और कुड़ुक झारखंड में। ऑप्शन हम इसमें से टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फिफ्थ, डी का सिक्स्थ, ई का फोर्थ और एफ का थर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं। स्टेटमेंट है एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। और सेकेंड स्टेटमेंट है एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन नॉट सी दे डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स। जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं, ये जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, और जानवर जिनके कान नहीं दिखाई देते और जिनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन यह स्टेटमेंट ए इसलिए ठीक है क्योंकि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, जिनके सिर पर बाल होते हैं, वे स्तनधारी मैमल्स की श्रेणी में आते हैं। वे जानवर सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए गाय, कुत्ता, मनुष्य भी श्रेणी में आता है, बिल्ली और आदि। और ऑप्शन नंबर 20 इसलिए ठीक है कि जिन जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, जैसे केवल छोटे छेद जैसे दिखते हैं, उनके शरीर पर बाल या पंख इस रूप में नहीं होते। वो मुख्य रूप से पक्षी, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स या उभयचर एम्फीबियंस होते हैं। ये सभी जीव अंडे देते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी, छिपकली, सांप, मेंढक आदि। और ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट द प्राइमरी लेवल? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ चाइल्ड फोकस्ड, यह बाल केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी, इट्स फोकस इज टू टीच द एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन, इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है।
ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंटल स्टडीज मेक्स चिल्ड्रन एक्सपीरियंस देयर इन्वायरमेंट। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव करवाती है। ऑप्शन नंबर डी, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड वैल्यूज़। इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान कौशल और मूल्यों का विकास करना है। इसमें से कौन से 3 ऑप्शन ठीक हैं और बाकी कौन से गलत हैं? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ए, सी एंड डी। ए इसलिए ठीक है क्योंकि आधुनिक पर्यावरण शिक्षा शास्त्र पूर्णतः बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड है, जहां बच्चों के अनुभव और उनकी प्राथमिकताओं को सर्वोपरि माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए ठीक है क्योंकि एनसीएफ के अनुसार ईवीएस का मूल उद्देश्य बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें उनके वास्तविक भौतिक और सामाजिक परिवेश के साथ प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है। और ऑप्शन नंबर डी इसलिए ठीक है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन बच्चों पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक सोच, दैनिक समस्याओं को हल करने का कौशल और नैतिक मूल्यों को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है क्योंकि पर्यावरण पढ़ाना एक शिक्षक केंद्रित और संकुचित दृष्टिकोण को दर्शाता है, यानी कि नैरो माइंड को। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को एक विषय की तरह पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से सिखाया और महसूस कराया जाता है। इसलिए यह कथन अन्य तीनों के मुकाबले कम सार्थक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान भरना है हमें। यूरिया अकार्बनिक उर्वरक है, तो गाय का गोबर क्या है? और गम या गोंद नेचुरल एडेसिव, प्राकृतिक आसंजक है, तो डैश में कृत्रिम आसंजक क्या होगा? ऑप्शन है उर्वरक और फेविकोल। ऑप्शन नंबर 2, खाद और फेविकोल, मैन्योर और फेविकोल। और ऑप्शन नंबर 3, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और रबड़, जैविक खाद और रबड़। और ऑप्शन नंबर 4, मैन्योर एंड रबड़, खाद और रबड़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैन्योर एंड फेविकोल, खाद और फेविकोल। जिस प्रकार यूरिया एक अकार्बनिक उर्वरक है, इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ठीक उसी प्रकार गाय का गोबर एक प्राकृतिक खाद है। जिस प्रकार पेड़ से मिलने वाली गोंद एक प्राकृतिक आसंजक है, उसी प्रकार प्रयोगशाला फैक्ट्रियों में इंसान द्वारा बनाए जाने वाला गोंद एक कृत्रिम आसंजक है। इसलिए मैन्योर और फेविकोल, जो कि विकल्प 2 में दिया गया है, ये ऑप्शन ठीक है। इट इज़ सेड दैट चिल्ड्रन लर्न अ लॉट from their surroundings quite easily. Their experiences should be brought into the classroom, their question answered and their curiosities satisfied. By doing so, the curriculum of EVS can be made more enriching and creative. In the context of the above, the curriculum of environmental studies is indicating which of the following principles. ये कहा जाता है कि बच्चे काफ़ी आसानी से अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं। उनके अनुभवों को कक्षा में लाया जाए, उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए तथा उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपरोक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित करता है? ऑप्शन है अननोन टू नोन। ऑप्शन नंबर 2, ग्लोबल टू लोकल, वैश्विक से स्थानीय। ऑप्शन नंबर 3, इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंडिंग, सूचना से समझ। ऑप्शन नंबर 4, लोकल टू ग्लोबल, स्थानीय से वैश्विक। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, लोकल टू ग्लोबल, स्थानीय से वैश्विक। जब बच्चे अपने तत्कालिक परिवेश, आस पड़ोस और स्वयं के अनुभव से सीखते हैं, तो वह शिक्षण का स्थानीय स्तर होता है, यानी कि लोकल लेवल। प्रश्न में स्पष्ट कहा गया है कि बच्चे काफ़ी आसानी से अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं, उसके अनुभव को कक्षा में लाया जाए। जब कक्षा में इन स्थानीय अनुभवों पर चर्चा की जाती है और उन्हें बड़े संदर्भों या व्यापक पर्यावरण से जोड़ा जाता है, तो बच्चे धीरे धीरे वैश्विक यानी ग्लोबल समझ की ओर बढ़ते हैं। एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का एक प्रमुख सूत्र स्थानीय से वैश्विक है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 इसलिए गलत हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में है ज्ञात से अज्ञात होता है, ना कि अज्ञात से ज्ञात। और वैश्विक से स्थानीय इसका ठीक उल्टा है, जो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बच्चे पहले दुनिया को नहीं बल्कि अपने घर के आंगन को समझते हैं। The next question. A teacher demonstrates an experiment to his class how a mirror becomes hazy when we exhale air on it. While general objective of teaching EVS is being achieved through this experiment. एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस प्रकार से एक शीशे या आईना के ऊपर सांस छोड़ने से वह धुंधला हो जाता है।
इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कौन से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड और हॉट एयर टू चिल्ड्रन। बच्चों को हवा, ठंडी या गर्म की अवधारणा समझाना। ऑप्शन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस लेने और छोड़ने की अवधारणा को समझाना। ऑप्शन नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्सपेरिमेंट टू द चिल्ड्रन। बच्चों को प्रयोग प्रदर्शित करके दिखाना। ऑप्शन नंबर 4, टू engage children in exploratory and hands-on activities to acquire basic cognitive and motor skill through process of observation, classification and inference। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम के अनुसार एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन में प्रयोगों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को केवल कोई एक वैज्ञानिक नियम रटाना नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में प्रक्रिया कौशल यानी कि प्रोसेस स्किल्स जैसे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना और इन्फेरेंस यानी कि निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना है। शीशे पर सांस छोड़ने पर उसका धुंधला होना एनसीईआरटी कक्षा 5 का पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म बच्चे को यह देखने, महसूस करने और सोचने का मौका देता है कि ऐसा क्यों हुआ। वाष्पीकरण और संघनन की व्यवहारिक समझ यह उनके संज्ञानात्मक और खोजबीन के कौशल को बढ़ाता है। ऑप्शन 1, 2 और 3 इसलिए गलत है क्योंकि ऑप्शन 1, 2 ये केवल विशिष्ट पाठ्यगत अवधारणाओं स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को दर्शाते हैं जो कि इस प्रयोग के सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आने वाले व्यापक कौशल की तुलना में बहुत संकुचित या नैरो है। और ऑप्शन नंबर 3 इसलिए गलत है क्योंकि केवल प्रयोग दिखाना शिक्षा केंद्रित प्रक्रिया है जबकि व्यापक उद्देश्य बच्चों को सक्रिय रूप से जोड़ना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट क्राइटेरिया एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल इन्फॉर्म्स वेरियस स्टेक होल्डर्स अबाउट अ चाइल्ड्स लर्निंग एंड ऑल्सो इंश्योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चों के सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं? ऑप्शंस हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सीखने के उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग आउटकम्स सीखने के प्रतिफल। ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग आउटकम्स एंड कॉम्पिटेंसेस सीखने के प्रतिफल और दक्षता। ऑप्शन नंबर 4, स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सीखने के विशिष्ट उद्देश्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग आउटकम्स एंड कॉम्पिटेंसीज। यह जिला या राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मानक बेंचमार्क के रूप में काम करते हैं। ये विभिन्न हितधारकों जैसे कि माता पिता, शिक्षक और नीति निर्माताओं को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बच्चा एक निश्चित अवधि के बाद क्या करने में सक्षम है। और दक्षता का मतलब है कि सीखे गए ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। बाकी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि सीखने के उद्देश्य आमतौर पर शिक्षक केंद्रित होते हैं जो यह तय करते हैं कि पाठ में क्या पढ़ाया जाना है, जबकि प्रतिफल और दक्षता छात्र केंद्रित परिणाम दर्शाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है द कल्चरल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। फोक टॉक्स, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, जोक्स, आर्ट, ईट एक्स्ट्रा इनरिच द लैंग्वेज एंड नॉलेज ऑफ चाइल्ड। समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चों के अधिगम के लिए सबसे ज़रूरी है। लोक कथाएँ, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चे की भाषा और उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। इसका रीज़न दिया गया है कि द लोकल एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट ओनली फिजिकल और नेचुरल बट हिज सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो लोकल। बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है। अब इसमें से बताना है कि असर्शन के हिसाब से रीज़न ठीक है या असर्शन ठीक है कि नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, असर्शन एंड रीज़न दोनों ठीक हैं और रीज़न भी एक्सप्लेनेशन सही दिया हुआ है असर्शन का। लोक कथाएँ, लोकगीत, चुटकुले और स्थानीय कला बच्चों के भाषाई ज्ञान और व्यवहारिक समझ को समृद्ध करते हैं क्योंकि वे समुदाय के सांस्कृतिक संसाधन हैं। यह कथन बिल्कुल सही है और इसका विश्लेषण यानी कारण
बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल पेड़ पौधे नदी या पहाड़ों तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें उसके समाज के लोग, उनकी भाषा, त्यौहार और रीति रिवाज भी शामिल होते हैं। यह कथन भी पूरी तरह सही है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी बच्चे के स्थानीय वातावरण का ही हिस्सा है। इसलिए समुदाय के सांस्कृतिक संसाधन जैसे कि लोकगीत, लोक कथाएँ उसके अधिगम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोबारा से assertion and reason. A distinct centrally located spherical structure in a cell is called nucleus. एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक स्ट्रक्चर लाइक साइटोप्लाज्म। केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, A is false but R is true. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोशिका के केंद्र में स्थित एक सघन स्पष्ट और गोलाकार संरचना को केंद्रक कहा जाता है। कथन पूरी तरह से ठीक है, लेकिन केंद्रक के चारों ओर एक जैली पदार्थ मौजूद होता है, उसे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। ये कथन भी पूरी तरह से ठीक है। दोनों ही जो ऑप्शन हैं साइंटिफिक रूप से ठीक हैं, लेकिन केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य का होना इस बात की व्याख्या कारण नहीं कि केंद्रक को केंद्रक क्यों कहा जाता है तथा वह गोल क्यों होता है। ये दोनों कोशिका के अलग अलग भागों के स्वतंत्र तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason. Assertion है the history of many places show us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया है। इसका रीज़न है thus regions become very diverse because of their unique history, for example लद्दाख एंड केरला। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे, उदाहरण के लिए लद्दाख एवं केरल। तो बताना है कौन रीज़न और सेशन ठीक है कि नहीं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अनेक स्थानों का इतिहास हमें यह दिखाता है कि किस प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद की है। उदाहरण के लिए विभिन्न विदेशी व्यापारियों के आने से स्थानीय खान पान, पहनावा और भाषा बदलाव हो जाता है। यह कथन बिल्कुल ठीक है, और कारण है इसका कि इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे, उदाहरण के लिए लद्दाख एवं केरल। यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार केरल में चीनी और अरब व्यापारियों के प्रभाव के कारण और लद्दाख में बौद्ध एवं मुस्लिम संस्कृतियों के प्रभाव के कारण वहाँ की संस्कृतियाँ बहुत अनूठी और विविधता से परिपूर्ण हैं। असर्शन एंड रीजन, विदाउट वर्कर बी देयर वुड बी नीदर beehive नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता बनेगा और ना ही शहद इकट्ठा होगा। इसका रीज़न दिया गया है द मेल बीज हैव वेरी स्पेशल रोल एज वर्कर। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां काम करने वाली श्रमिक या वर्कर होती हैं। वे दिन भर काम करती हैं, छत्ता बनाती हैं और रस यानी कि नेक्टर ढूंढ कर लाती हैं। इसके बिना छत्ता बनाना या शहद इकट्ठा होना असंभव है। इसके लिए ऑप्शन 8 ठीक है, यानी कि असर्शन ठीक है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के रूप में उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती। वे ना तो छत्ता बनाते हैं और ना ही भोजन इकट्ठा करते हैं। प्रश्न में लिखा है कि नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसलिए ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन बोर्डेड राजधानी ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली ऑन 30 अप्रैल 2022 एंड रीच्ड भुवनेश्वर ऑन 1 May 2022।
The train departed from New Delhi at 1700 hours and reached Bhubaneswar at 2000 hours on 1 May 2022. The distance between New Delhi and Bhubaneswar by train route is nearly 1701 kilometers. The average speed of the train during this journey was. ट्रेन नई दिल्ली से 30 अप्रैल को रवाना हुई 5 बजे। 30 अप्रैल को 5 बजे से लेकर अगले दिन 1 मई तक हो जाते हैं 5 बजे तक, पूरे के पूरे 24 घंटे। ट्रेन पहुंची रात को 8 बजे। 5 से 8 के बीच का समय 3 घंटे का, तो टोटल 27 घंटे के समय में ट्रेन दिल्ली से भुवनेश्वर पहुंचेगी। कुल दूरी बताई गई है 1701 किलोमीटर और टाइम लगा हमें 27 घंटे का। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमें 1701 दिया हुआ है, टाइम दिया गया है 27 घंटे का। तो सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 63 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। असर्शन दिया गया है दैट चाइल्ड्स लोकल ऑब्जेक्ट्स आर ए नेचुरल सोर्स ऑफ लर्निंग विच शुड बी गिवन प्रेमिसी इन द क्लासरूम। बच्चे की स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत हैं जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। रीज़न दिया गया है व्हेन द लिविंग वर्ल्ड इन एंड अराउंड द स्कूल इज अवेलेबल फॉर कंटेम्पलेशन, children will be aware of environmental issues and will be able to nurture their interest in them। जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास का जीवन संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत रहेंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे। देखते हैं असर्शन और रीज़न ठीक है कि नहीं। असर्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। असर्शन और रीजन दोनों ठीक हैं और असर्शन रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या करता है। बच्चे की स्थानीय वस्तुएं परिवेश सीखने का प्राकृतिक स्रोत है जिन्हें कक्षा में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह कथन बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं से सबसे स्वाभाविक तरीके से सीखता है। और रीज़न भी ठीक है क्योंकि जब स्कूल के आसपास की जीवंत दुनिया बच्चों के अवलोकन और चिंतन के लिए उपलब्ध होती है तो वे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति जागरूक होते हैं और उनमें रुचि विकसित होती है। क्योंकि आसपास की जीवंत दुनिया बच्चों में जागरूकता और चिंतन पैदा करती है, इसलिए स्थानीय वस्तुओं को कक्षा में प्राथमिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।